हेलो दोस्तों, मैं लवलेश श्रीवास फिर से एक बार लवलेश में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम अभिन पटवारी 2025 के लिए है ना मॉडल पेपर छठवां देखने वाले हैं। इससे पहले हम मॉडल पेपर 5 तक देख चुके हैं। आज की क्लास में मैं कुछ चुनिंदा सवाल को कराने वाला हूं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है। यदि सवाल बनेगा तो सेम ऐसी सवाल आपको देखने को मिलेगा भाई। ठीक है, तो आज का हम पहला सवाल देखते हैं। ध्यान समझना, किसी संख्या को 3, 5 और 8 से उत्तरोत्तर भाग करने पर बोला गया, एक के बाद एक भाग करना है। ठीक है भाई, तो क्रमशः शेषफल जो है 1, 4 और 7 प्राप्त होते हैं। यदि भाजकों का क्रम उलट दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा, ये आपसे पूछ लिया गया है। ऐसे आपको सवाल देखने को मिलेगा भाई। यदि सवाल बनता भी है तो ऐसे आपको सवाल देखने को मिलेगा। क्लियर है? ध्यान समझना यहाँ पर। अब मैंने क्या कहा, यदि मान लो मुझे यहाँ पर क्या क्या दिया है, एक तो भाजक दे रखा है और एक शेषफल दे रखा है। ना तो यहाँ पर भागफल दिया है, ना ही भाज्य दिया है। तो मैं क्या करूंगा कि भाई मैं भागफल भी ज्ञात कर लूंगा और मैं भाजक भाज्य भी ज्ञात कर लूंगा। देखो कैसे ज्ञात करते हैं, ध्यान समझना। ये मेरे लिए क्या है, ये है भाई भाजक। ध्यान समझना भाई, ये भाजक है। बीच वाला जो होगा ये भाज्य होगा, ये भाज्य है। ठीक है, और लास्ट वाला जो होगा ये मेरे लिए शेषफल होगा। मैं बनाने का तरीका इसी प्रकार से आपको क्या करने वाला हूं, डील करने वाला हूं। ठीक है, अब यदि हम भाग कैसे दे रहे हैं, तो सबसे पहले हम भाग दिए हैं 3 को, 3 से भाग दिए, फिर 5 से भाग दिए हैं, उसके बाद हमने 8 से भाग दे दिए। तो शेषफल भी अलग अलग प्राप्त हुआ है। कौन कौन शेषफल, तो आप कहोगे पहली बार 1, फिर आपके लिए 4 और फिर प्राप्त हुआ 7। अब मेरे प्यारे दोस्तों, एक चीज बताओ, उत्तरोत्तर भाग दिया जा रहा है। मान लो मैं कहूं कि भाई मान लो 72 को मैं 5 से भाग दे रहा हूं, सपोज दैट 5 से, तो 5 से भाग देने पर आप कहोगे 14, 5, 70 हो गया। ये हो गया आपके पास 70। अब जो बच गया हमारे पास 2, तो इस 2 को नहीं, ये तो शेषफल हो गया। अब हम 14 को भाग देंगे, ये प्रक्रिया है ना। एक बार हमने मूल संख्या को भाग दिए, भाग देने पर जो भागफल प्राप्त हुआ है उस भागफल को फिर भाग दिया गया है। वहां से जो फिर भागफल प्राप्त हुआ है उसको फिर भाग दिया गया है। तो ये प्रक्रम है यहाँ पर बनाने का। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अंतिम वाला भागफल प्राप्त करने के लिए अंतिम वाले भाजक और अंतिम वाले शेषफल को डायरेक्ट जोड़ देते हैं। तो मैंने कहा यदि 8 और 7 को जोड़ दिया जाए तो ये हो गया भाई 15। मैं समझ गया कि ये 15 जो था ये मेरे लिए अंतिम भाजक था, भागफल था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 15 का गुणा डायरेक्ट 5 के साथ करेंगे। 15, 5, 75 और 75 में 4 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा भाई, आप कहोगे 79। 79 जो होगा मेरा दूसरा भागफल होगा दोस्तों। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पर, अब 79 का गुणा मैं डायरेक्ट 3 के साथ करूंगा तो ये 80 के करीब है। 8 के 24 भाई, 24 मतलब 3 कम कर देंगे, मतलब 221 तो होगा, 221 और ये कितना हो जाएगा हमारे पास एक 222। तो टोटल कितना होना चाहिए, 222 होना चाहिए। करके देखो भाई, है ना। 9 तिया 27 नहीं है ना, 8 तिया 24, 240 होता है क्या, 38 हो जाएगा ये। ठीक है, 38 हो जाएगा। हमने गलत पहाड़ पढ़ दिए, 38 होगा। ठीक है, 38 होगा, 38। ठीक है भाई, तो हमने एक चीज देखे कि यहाँ पर जो भाज्य प्राप्त हुआ ये कितने का है भाई, हम हमारे पास 238 का है। अब 238 को हम कैसे भाग देंगे, तो ध्यान समझना। तो 238 को भाग दिया जा रहा है, बोला गया उत्तरोत्तर भाग करने पर शेषफल इतना प्राप्त होता है यदि भाजकों का क्रम उल्टा कर दिया जाए। अब मैं चाहता हूं सबसे पहले अब मैं 8 से दूं। पहले मैं किससे दिया था, 3 से भाग दिया था। अब मैं भाग देना चाहता हूं किससे, 8 से। किसको भाई, 238 को। ध्यान समझना कैसे आया ना 238। हमने क्या किए, 79 का गुणा 3 के साथ कर दिए भाई, ये 80 के बराबर है। यदि 80 का गुणा 3 के साथ करता हूं तो 8 तिया 24, 240 होता है। 3 को कम करेंगे, 240 में 3 कम होगा तो 237 और एक जुड़कर 238। क्लियर है भाई। अब 8 से भाग देंगे तो ध्यान समझना, 8 से भाग देंगे तो कितने बार जाएगा भाई, तो आप कहोगे 8 दूनी 16, ये हो गया। अब हमारे पास बचा कितना, तो आप कहोगे बच जाएगा इधर से 4, उधर से 3, 7, ये हो गया 78। अब हम कहेंगे 8 दाम 80 तो होगा नहीं, लेकिन 8 9 72। ठीक है भाई, 8 9 72, सो शेषफल कितना बचेगा, तो आप कहोगे यदि 78 में 72 घटा दिया जाए तो एक शेषफल बच गया 6। उसके बाद इस 29 को हम भाग देंगे सेकंड, 29 को आप भाग देंगे किससे भाई, तो अब हम भाग देंगे 5 से, है ना। 5 से भाग देंगे तो कितना, 5 25, 5 बार जाएगा, है ना। और बचेगा कितना शेष आपके पास, तो सेकेंड नंबर को जो शेषफल होगा वो 4 होगा। अब एक शेष बच गया है हमारे पास 5। इस 5 को हम किससे भाग देंगे, 3 से। अब 3 से भाग देंगे 5 के तो 3 कम 3,
घटाएंगे भाई तो बच जाएगा कितना, तो एक और शेषफल प्राप्त हो गया हमारे पास 2। तो यहाँ पूरे प्रक्रिया में हमारे पास कितने शेषफल प्राप्त हुए, तो आप कहोगे 3 प्राप्त हुए, एक 6, एक 4 और एक प्राप्त हुआ है 2। तो हमारे पास जे वाला कथन होगा और के वाला और एम वाला, ये तीनों कथन ही हमको शेषफल के रूप में प्राप्त होगा। तो जे के एम ऑप्शन नंबर जो सी होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये यहाँ पर क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है भाई, आया समझ में? आगे बढ़ते हैं, देखो अगला सवाल फिर ये, यदि x एक सम संख्या हो तो n एक धनात्मक पूर्णांक हो तो 4x की पावर 4n में सदैव क्या देखने को मिलेगा, ये बोला गया है। पहला कथन ये बोला गया है कि इकाई के स्थान पर 0 होगा, फिर के कथन है कि इकाई के स्थान पर 6 होगा, एल कथन है कि इकाई के स्थान पर 0 या 6 होगा, इकाई के स्थान पर 8 होगा। अब आपको बताना है कि यहाँ पर क्या है। ध्यान से पहले पढ़ना होता है सवाल। क्या बोला गया है, यदि एक सम संख्या है तो मैं चाहता हूं एक्स की वैल्यू आप क्या रख सकते हो सम संख्या के रूप में, 2, 4, 6, 8, इस प्रकार से आप इंफिनिट तक कोई भी अंक रख सकते हो। क्लियर है? फिर n एक धनात्मक पूर्णांक है बोला गया, तो यहाँ पर धनात्मक संख्या मतलब n की वैल्यू में 1 रख सकता हूं क्योंकि ये धनात्मक पूर्णांक है। क्लियर है? तो बोला गया है x की पावर 4n हमेशा किससे डिवाइड होगा, ये बोला गया है, सदैव बोला गया है। क्या बोला गया है, हमेशा, है ना, हमेशा, ऑलवेज, ये बहुत बड़ा फैक्टर है ये शब्द अपने आप में, सदैव भाई। तो मैंने कहा x की पावर कितना 4n, यदि मैं n की पावर 1 रखता हूं, मान लो मैं सबसे पहले x का मान कितना रखा दोस्तों, 2, ध्यान समझना। तो मैं यहां पर रखूंगा 2, है ना, की पावर 4, n का मान रख दिया मैंने 1। आगे हल करोगे तो आप कहोगे 2 की पावर 4, और 2 की पावर 4 मतलब भाई होता है 16। ठीक है, फिर मैं चाहता हूं उसके बाद कौन सा डेटा रखूं, तो मैं अब रखना चाहता हूं x का मान 4 रख कर देखता हूं। यदि x का मान 4 रखता हूं तो 4 की पावर यही रखूंगा सबसे पहले, तो 4 इंटू 1, तो आप देख पाओगे 4 की पावर 4 मतलब कितना हो गया, तो मैंने कहा 4 की पावर 4 मतलब होता है भाई 256 हो जाता है। कितना होता है, 256। ठीक है, तो हमने एक चीज नोट किए कि हम एक चीज बताते भी है कि मान लो यदि कोई सम संख्या के ऊपर, खासकर 4 के ऊपर, है ना, खासकर 4 की नहीं, मान लो कोई भी डेटा क्यों ना हो, ये हमको देखने को तो मिलेगा भी। आगे हम बढ़ते हैं, जैसे ठीक है, ध्यान समझना। मान लो मैं यहाँ पर अब नेक्स्ट डेटा मान लो 6 रख कर देखता हूँ, तो 6 की वैल्यू रखने पर यहाँ पर 4 इंटू 1 करना पड़ेगा, तो आप कहोगे ये हो जाएगा 6 की पावर 4। तो ये हो गया भाई, 6 का वर्ग कर लेते हैं एक बार 36, और गुणा फिर एक बार कर लेते हैं 36, तो आप कहोगे 6 छक्के 36, इकाई अंक पर तो 6 आएगा। तो इसका मतलब ये भी आपके पास है, मैं लिख देता हूँ 1296 होता है, वैसे लिखने में कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है? मान लो 8 रख कर देखते हैं, तो 8 रखने पर आपको क्या दिखेगा, तो आप कहोगे 8 इंटू 8 की पावर 4 इंटू 1, तो आप कहोगे 8 की पावर 4 मतलब 8 को मैं 2 बार तोड़ना चाहता हूँ, 8 की स्क्वायर में, तो आप कहोगे एक बार 64 और फिर एक बार 64। आप इकाई अंक को ध्यान देना, 4 और 4 का गुणा होगा तो इकाई अंक पर तो 6 आएगा भाई। क्लियर है? तो मैं हर बार एक चीज तो देखा कि जब मैं, है ना, कोई भी सम के ऊपर यदि पावर, यदि मैं मान लो 4n का रखता हूं, जहां पर n कैसी संख्या है, धनात्मक पूर्णांक है, तो हर बार इकाई के स्थान पर कैसा मिल रहा है मुझे, 6 देखने को मिल रहा है। क्लियर है? लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है डेटा। ऐसा नहीं है कि केवल 8 तक ही मेरे पास सम संख्या, मान लो मैं 10 रख दूं, तो मान लो मैं ये चाहता हूं कि x का मान 10 रख कर देखूं, तो आप कहोगे फिर तो 10 की पावर 4 इंटू 1 करते ही ये हो गया हमारे पास 10 की पावर 4, और 10 की पावर 4 मतलब कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे भाई फिर तो 10,000 होगा, और यहां पर इकाई का अंक 0 आ गया। तो यहां पर हमारे पास सवाल क्या था, तो हमारा सवाल ये था कि मान लो यदि x एक सम संख्या है हो और n एक धनात्मक पूर्णांक हो, तो x की पावर 4n में सदैव बोला गया है ऑलवेज। तो ऑलवेज मैं कहूंगा कि हो सकता है ना भाई, हो सकता है ऐसा कोई कंडीशन हो, तो मैं एक चीज तो कहूंगा कि या तो इकाई के स्थान पर 0 आना चाहिए या तो 6 आना चाहिए। हमेशा हमेशा ये 2 डिजिट ही आ सकता है यदि आना चाहे तो, इसके अतिरिक्त कोई तीसरा डिजिट नहीं आएगा। मान लो इकाई का अंक 0 नहीं है तो हर बार 6 आएगा, और इकाई का अंक 0 है तो हर बार 0 आएगा। इसलिए मैं कह सकता हूं कि यहां पर देखने को मिलेगा कि केवल एक ही कथन मेरे पास क्या है,
करेक्ट होने वाला है वो है एल, या तो 0 होगा या तो 6। केवल मैं ये नहीं कह सकता कि हर बार 0 आएगा और ना ही मैं ये कह सकता हूं कि हर बार 6 आएगा। हाँ भाई, हो सकता है ऐसा पॉसिबल कि 0 भी आ जाए और 6, लेकिन दोनों में से कोई एक ही आएगा, क्योंकि सदैव की बात है। इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा दोस्तों, करेक्ट कथन वो केवल एल वाला कथन होगा। तो मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर जो बी होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये यहाँ पर क्या होगा, एकदम सटीक आंसर होगा आपका। क्लियर है भाई, आया समझ में? आगे बढ़ते हैं, देखो अगला सवाल फिर जी। यह जांचने के लिए कि एक दी गई प्राकृतिक संख्या n एक अभाज्य संख्या है या नहीं है, यह जांच करने ही पर्याप्त है कि यह संख्या n। अब इसके संदर्भ में भी हमारे पास 4 कथन दे दिया है, ध्यान समझना। अंडर रूट n से छोटी किसी भी अभाज्य संख्या से विभक्त नहीं होती, ये हमारे पास जे वाला कथन है। के कहता है अंडर रूट n या अंडर रूट n से छोटी किसी भी अभाज्य संख्या, है ना, या n/2 से छोटी किसी भी अभाज्य संख्या से विभक्त नहीं होती, है ना, या n/2 या n/2 से छोटी किसी भी अभाज्य संख्या से विभक्त नहीं होती। अब मेरे प्यारे दोस्तों, इतना बताओ कि भाई अभाज्य संख्या की पहचान कैसे करते हैं हम? तो आप कहोगे अभाज्य संख्या के पहचानने का एक सिंपल तरीका ये होता है कि भाई हम क्या करेंगे, जैसे मान लो मेरे पास 29 क्या है भाई, एक अभाज्य संख्या है, मुझे पता है, आपको भी पता है। अब मैं कैसे जानूंगा, मान लो मुझे नहीं पता है, पता करना है 29 अभाज्य है कि नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ध्यान समझना, 29 के एकदम वर्ग निकाल लूंगा, या तो 29 या तो 29 के मैं अंडर रूट निकालना चाहूंगा 29। तो 29 के अंडर रूट, अब भाई ये आप कहोगे कि भाई ये 25 से बड़ा है लेकिन 36 से छोटा है, मतलब जो भी आएगा इसका वर्गमूल वो 5 दशमलव कुछ में आ सकता है। मैंने चलो लिख दिया यहाँ पर 38 लिख दिया। कितना लिख दिया, 5.38 लिख दिया, क्योंकि ये 5 के करीब करीब में है। क्लियर है भाई? तो मैंने कहा अब 5 से नीचे जितने भी होंगे, है ना, या 5 तक के मैं जितने भी अभाज्य संख्या उनसे भाग देना चाहूंगा। तो 5 से नीचे, इस 5 से नीचे कौन कौन से अभाज्य संख्या, तो आप कहोगे फिर तो 2 पड़ता है, 3 पड़ता है और 5 पड़ता है। तो इन्हीं संख्याओं से मैं इस संख्या को क्या करना चाहूंगा, भाग देना चाहूंगा। अब यदि मान लो मैं 29 को भाग देता हूं सबसे पहले किससे भाई, 2 से, तो आप कहोगे कि ये पूरा पूरा नहीं कटेगा, है ना। यदि मान लो 29 को मैं भाग देता हूं 3 से, तो 3 से भी ये पूरा पूरा नहीं कटेगा। और यदि मान लो 29 को भाग देता हूं मैं 5 से, तो ना ही ये 5 से पूरा पूरा नहीं कटेगा। यदि मान लो हम ये देखें कि उसके अंडर रूट के बाद जो अंक आया है ना, उसके रेंज वाले जितने भी अभाज्य संख्याओं से भाग देने पर यदि वो संख्या नहीं कटता, तो समझ जाना कि वो अभाज्य संख्या है। जैसे 29 ना तो 2 से कटा, ना तो 3 से कटा और ना 5 से कटा, तो मैं समझ गया कि 29 एक अभाज्य संख्या है। तो हम कहेंगे अंडर रूट n या अंडर रूट n से छोटी किसी भी अभाज्य संख्या, तो केवल एक ही ऑप्शन जो होगा दोस्तों, के वाला, ये हमारा क्या होगा, यहाँ पर एकदम करेक्ट होगा। बाकी तो फिर लाइन में ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कुछ अलग ही नहीं है, फिर विभक्त नहीं होती है, केवल अंडर रूट n से छोटी किसी भी। छोटी कैसे भाई, उसके रेंज वाले होंगे ना। यहाँ पर बोला गया या तो अंडर रूट n या अंडर रूट n से छोटी, मतलब उसमें मैं 5 को भी शामिल कर रहा हूं। लेकिन ऊपर वाले कथन में क्या हो रहा है यहाँ पर कि भाई मैं केवल उसके नीचे काउंट कर रहा हूं। जैसे मैं 5 से छोटी, तो 5 से छोटी मतलब 2 और 3 को काउंट कर रहा हूं, मैं 5 को छोड़ दे रहा हूं। तो ऐसा तो नहीं है, मुझे तो उस 5 को भी काउंट करना है। इसलिए मैंने ये डाटा लिया कि अंडर रूट n या अंडर रूट n से छोटी, है ना भाई। ये डाटा ज्यादा सटीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, केवल ऑप्शन नंबर जो बी होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये यहाँ पर क्या होगा, मेरा करेक्ट आंसर होगा। ऐसे सवाल आपको देखने को मिलेगा जो लाजवाब भी होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो यार, किन्हीं दो धनात्मक संख्या का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 320 और 16 है, तो निम्न में से कौन कौन सा कथन सत्य है बोला गया है। ये संख्याओं का ग्रुप दे रखा है हमारे पास। क्या संख्या 64 और 80 हो सकता है, क्या संख्या 48 से 160 हो सकता है, क्या संख्या हमारे पास 16 और 320 हो सकता है, क्या 32 और 320 हो सकता है, ये बोला गया है। 32 और 320 हो सकता है, ये हमको बोल दिया गया भाई। ठीक है, अब हमको संख्या एग्जिट में क्या करना है, खोजना है कि कौन सा होने वाला है। मेरे प्यारे दोस्तों, एक गजब का सवाल है। अब आप क्या करना, देख कर ही नहीं मार देना भाई, वहां पर पहले एनालाइज करना कि यदि यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो कहीं ना कहीं ऑप्शनों में भी तो कुटिंग हो सकता है ना, है ना। तो मैंने कहा ध्यान से देखेंगे हम, यदि मैं अभाज्य गुणनखंड निकालूं तो मेरा काम आसान हो जाएगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, मैं सबसे पहले क्या करता हूं कि एलसीएम को डायरेक्ट ब्रेक करता हूं एचसीएफ से। ये मेरा सरल तरीका लगता है,
सबसे सरल तरीका यही है, एलसीएम को हम ब्रेक कर देंगे एचसीएफ से। ध्यान समझना, अब एलसीएम कितना दिया है तो आप कहोगे एलसीएम दिया है 320 और एचसीएफ कितना दिया गया है 16। अब ब्रेक करो तो जरा काटो तो जरा, तो आप कहोगे 16 कम 16, 16 दूनी होता है 32 और भाई 0 का 0, तो कितना आगे काटने पर, तो आप कहोगे 20। अब 20 को ऐसे दो पार्टों में तोड़ो कि गुणा करने पर 20 आना चाहिए और उन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं होना चाहिए, मतलब मैं कह सकता हूं कि वो को प्राइम होने चाहिए, सहभाज्य होने चाहिए, एक दूसरे से कटने वाले नहीं होने चाहिए। तो आपके माइंड में एक चीज तो जरूर चल रहा होगा कि भाई ऐसे यदि मैं कहूं तो एक हो सकता है 4 और 5, है ना, 4 और 5, 4 पंचे 20 होता है और 4 और 5 में कोई कॉमन नहीं है। फिर आप कहोगे एक और डाटा हो सकता है हमारे पास। अब मान लो आप कहोगे कि भाई 2 और 10 भी होगा, लेकिन 2 और 10 क्यों नहीं होगा, क्योंकि भाई 2 से भी कटेगा और 2 को 10 को भी काट देगा, काटेगा कि नहीं, है ना। 2 ऐसे डेटा है जो 2 को खुद को भी काटेगा और 10 को भी काटेगा, तो ऐसा डेटा नहीं है, तो ये वाला डेटा तो हम नहीं ले सकते। फिर हम एक और ढूंढ सकते हैं, 1 गुणा 20। अब ये हमारे पास को प्राइम होगा भाई 1 और 20 होगा, 20 से कम 20, 1 और 20, लेकिन एक तो कॉमन रहता है ना, वो तो हर एक डेटा में रहता है। तो मेरे यहाँ पर केवल 2 पेयर ही बनेंगे, मतलब जो भी आंसर आएगा वो 2 ही यहाँ से हो सकता है। अब हम क्या करेंगे, जिस अंक से ब्रेक किए थे, किससे ब्रेक किए हैं भाई 16 से। अब 16 का गुणा करो वहां पर, तो मैंने कहा 16 से भी गुणा करता हूं, तो मैंने कहा एक है 4 और 5, यदि इनको 16 से गुणा कर दिया जाए तो आप कहोगे एक हो जाएगा 16 चौकी 64 और एक हो जाएगा 16 पंचे 80। ठीक है, एक मिला हमको 1 और 20। यदि यहां पर 16 का गुणा कर दिया जाए मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप कहोगे एक होगा 16 कम 16 और एक हो जाएगा 16 दूनी 32, 320। तो ये 2 पेयर ही ऐसे हैं जो इन संख्याओं का एलसीएम 320 होगा और एचसीएफ कितना होगा 16। कौन कौन से भाई, तो आप कहोगे एक तो जे वाला कथन है और एक होगा हमारे पास एल वाला कथन। ये 2 ही कथन हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा, बाकी को तो मैं चेक भी नहीं करूंगा ना। अब हम देखेंगे कौन सा है, तो आप कहोगे जे और एल। ऑप्शन नंबर जो सी होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये यहाँ पर क्या होगा, एकदम करेक्ट आंसर होगा। ऐसे सवाल आपको देखने को मिलेगा यार। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। फिर देखो अगला सवाल मिलान कीजिए बोला गया है, यहाँ पर सूची 1 और इधर सूची 2 दे रखा है। अब बोला गया है प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का औसत। तो भाई सबसे पहले हम हल कर लेते हैं। प्रथम 20 प्राकृतिक संख्या मतलब 1, 2, 3 इस प्रकार से कहां तक होगा, ये 20 तक होगा। अब इन संख्याओं के बीच समान अंतर है, तो समान अंतर है तो बीच वाली संख्या क्या होगा, औसत होगा। तो बीच वाली संख्या औसत होगा, तो उसके लिए हम पहली संख्या और अंतिम संख्या को आपस में क्या करते हैं, जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद क्या करते हैं, 2 से भाग दे देते हैं। हमेशा याद रखना, जब संख्याओं के बीच समान अंतर होता है तो औसत निकालने के लिए तो पहली संख्या और एक अंतिम संख्या, केवल इन्हीं दोनों संख्याओं को उठाना है और उठाने के बाद 2 से क्या कर देना है, भाग देना है। भाग देते ही आपको डायरेक्ट क्या मिल जाएगा दोस्तों, औसत मिल जाएगा। तो 1 और 20 को जोड़ने पर हो गए भाई 21 और 21 को 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 10.5। तो हमारा जो पहली 20 तक की जो प्राकृतिक संख्या होगा इसका औसत कितना होने वाला है, तो मैंने कहा 10.5। ये हमारा चौथा ऑप्शन तो हो गया। फिर 1, 2, 3, 4 कहां तक, 101 तक का योग क्या होगा बोला गया है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक तो 1, फिर हमारे पास दिया गया है 2 प्लस 3 प्लस 4, इस प्रकार से कहां तक है भाई, ये 101 तक। अब योग का फार्मूला क्या होता है, तो याद रखना योग का फार्मूला लिख दे रहा हूं दोस्तों मैं। यहां पर यदि संख्याओं के बीच समान अंतर हो तो प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या भागित 2 और गुणा कर देते हैं हम यहाँ पर कुल संख्या। ये बहुत ही गजब का सवाल है, बहुत ही गजब का फार्मूला है, काम आने वाला है। अब ध्यान समझना, यहाँ पर प्रथम संख्या क्या है तो आप कहोगे 1 है, अंतिम संख्या क्या है तो आप कहोगे भाई 101 है, डिवाइड बाई 2 और कुल संख्या कितना होगा भाई, तो 1 से लेकर यदि 101 तक है, मतलब कुल संख्या मैं समझ गया 101 ही होना है। 101 और 1 को जोड़ने पर हो गया 102, 102 को 2 से भाग देंगे और गुणा कर देंगे 101 से। तो 102 को 2 से भाग देंगे तो आ गया भाई 51 और 51 का गुणा यदि मैं 101 के साथ करता हूं तो ये 51 होगा। कितना हो जाएगा, 51 देखने को मिलेगा। तो ये होगा हमारे पास एल का तीसरा वाला कथन तो हो गए। क्लियर है। फिर उसके बाद दिया गया है 2, 4, 6, 8, 320 तक का औसत क्या होगा। यहां पर भी आप देख पा रहे हो कि ये सम संख्या है और सम संख्या यदि लगातार हो, समान अंतर उनके बीच,
तो पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़कर केवल 2 से भाग देते हैं। केवल यही वाला फार्मूला हमको क्या कर देना है, पुट कर देना है। तो यहाँ पर आप इस सवाल में देख पाओगे कि भाई पहली संख्या क्या है, तो मैंने कहा 2, अंतिम संख्या 320 और भाग दे देना है 2 से। 2 और 320 को जोड़ेंगे तो हो गया 322 और 322 को 2 से भाग देंगे। भाई 300 को भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा, तो आप कहोगे 300 को भाग देंगे 150 बार में और 22 को भाग देंगे 11, मतलब 161 तो आना तय है। तो हम कहेंगे ये दूसरा होगा और पहला का हो जाएगा, चौथा का हो जाएगा भाई पहला। तो कौन सा कथन है यहाँ पर, तो मैंने कहा के का होना चाहिए चौथा, के का तीसरा है गलत हो जाएगा, के का पहला है गलत हो जाएगा, के का चौथा है भाई यहाँ पर देख लेते हैं के का दूसरा, ये भी गलत हो जाएगा। तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर जो सी होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये यहाँ पर क्या होगा, मेरा एकदम सटीक आंसर होगा। ऐसे आपको सवालों को क्या करना है, बनाना है। क्लियर है ना। थोड़ा सेहत ठीक नहीं है अभी, तो डील करने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, सांस फूल रहा है, ज्यादा ध्यान नहीं देना है ना। यदि x प्लस 1/x बराबर 3 हो तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है बोला गया है। ठीक है, ये सवाल गजब का है यार, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। यदि अलजेब्रा से सवाल बनेगा तो ऐसे आपको सवाल देखने को मिलेगा भाई। ठीक है, यहाँ पर बोल दिया गया कि x प्लस 1/x का मान 3 हो तब के कंडीशन में पहला जे वाला कथन क्या बोल रहा है, x² प्लस 1/x² का मान क्या 7 होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों मैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स दिखा देता हूं। मान लीजिएगा आपके पास 1a प्लस 1/a का मान आपके पास, सॉरी a नहीं रखते, x मान लेते हैं। x प्लस 1/, है ना, x का मान मान लो a दिया गया है ना। याद रखना ये जो a है, a की वैल्यू है ना 3, 4, 5, 6 होनी चाहिए। a की वैल्यू कभी भी 1, 2, -1, -2 नहीं हो सकता, ये नहीं होगा, केवल ये होगा तभी ये थ्योरम क्या करेगा, लागू होगा। इतना याद रखना है ना। a का मान 3, 4, 5, 6 अनंत तक हो सकता है और a का मान 1 या तो 2 या तो -1 और -2 नहीं होना चाहिए, इतना याद रखना। और ना ही ये √2 में आने चाहिए, ना ही आपके पास √3, √2 ऐसे में नहीं होने चाहिए, इतना याद रखना। तो यदि मान लो ऐसा है तो हम पहला वाला यहाँ पर थ्योरम देखेंगे कि मान लो आपको यहाँ पर पूछ लिया जाए कि जैसे ये पूछा गया है x² प्लस 1/x², ये निकालने के लिए बोले तो फार्मूला क्या होता है भाई, तो फार्मूला हो जाएगा यहाँ पर a का स्क्वायर माइनस का 2। ठीक है, यदि मान लो आपको क्यूब वाला टर्म पूछ दे x³ प्लस 1/x का क्यूब, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, तो मैंने कहा a का क्यूब माइनस 3a हो जाता है। क्लियर है भाई, ये होता है आपके पास। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान समझना, ये स्क्वायर वाला है और यहाँ पर एक वैल्यू कितना दिया गया है, तो आप कहोगे भाई 3 दिया गया है। कितना दिया है, 3, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर कर देता हूँ यार। 3 का स्क्वायर माइनस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 3 का वर्ग 9 और 9 में से 2 घटाएंगे तो आ जाएगा भाई 7। क्लियर है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं a का मान 3 है तो 3 का क्यूब माइनस 3 का गुणा, अब a का मान खुद 3 है तो 3 का गुणा कर देंगे, तो आप कहोगे 3 का क्यूब 27 और 27 में 3 3 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे भाई 18। मतलब मैं 2 डेटा यहीं पर निकाल लिया, कौन कौन से, एक तो जे वाला कथन सही है और एक पॉजिटिव वाला एम वाला कथन भी मेरा क्या है दोस्तों, करेक्ट है। अब यहाँ पर आ जाते हैं आप, ध्यान देना एल वाला कथन पर। तो मैंने कहा एल वाले कथन में हमारे पास कितना दिया है, 47 दे रखा है। तो अब हमने क्या देखे कि मान लो ये निकला हुआ है, इसका एक बार और स्क्वायर कर देना चाहता हूं। मान लो इसका एक बार और स्क्वायर कर देंगे तो स्क्वायर करते ये किस टर्म में टूट जाएगा, तो ये पावर 4 में टूट जाएगा और पावर 4 में टूटेगा तो यहाँ पर a की वैल्यू कौन हो जाएगा, 7। तो 7 का स्क्वायर कितना होगा, तो आप कहोगे 7 का स्क्वायर 49 और 49 में 2 घटाएंगे तो कितना आना चाहिए, 47 और यहाँ पर 47 आया है भाई। तो मैं कहूंगा एल का यहाँ पर मान भी क्या होगा, मेरा एकदम करेक्ट हो जाएगा, है ना। आया भाई, समझ में आ रहा है ना। चलो नहीं आया होगा तो एक बार बताने की कोशिश करता हूं। ये तो समझ आ गया ना, जे और एल वाला। ठीक है भाई, ध्यान समझना है ना। अब हमको क्या मिल गया यहाँ पर, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। हमारे पास यहाँ पर x प्लस 1/x का मान कितना दिया है, 3 दिया है। ध्यान समझना,
मुझे मिल गया है x प्लस 1/x का मान कितना मिल गया है 3। मैं चाहता हूं इसका x स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर निकाल लूं। तो आप कहोगे यदि ये निकालना है मुझे स्क्वायर वाला टर्म तो फार्मूला क्या होता है, तो अभी मैं बताया हूं a स्क्वायर माइनस 2 होता है। तो भाई a का मान 3 है तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा 3 के स्क्वायर माइनस 2, तो आएगा कितना भाई, तो 3 के स्क्वायर 9, 9 में से 2 गए तो आ जाएगा 7। ये हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर की वैल्यू। क्लियर है। अब मान लो इसका मैं स्क्वायर कर दूंगा तो ये हो जाएगा x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। तो भाई स्क्वायर टू स्क्वायर हो रहा है। अब यहाँ पर नेक्स्ट ग्रुप में क्या होगा, ये मेरे लिए a का काम करना चालू कर देगा। ये जो 7 होगा ये 7 मेरे लिए a का काम करेगा, और यदि 7 a का काम करेगा तो फिर मुझे 7 के स्क्वायर माइनस 2 करना पड़ेगा, और 7 के स्क्वायर करने पर होता है भाई 49, और 49 में से 2 घटाने पर आ जाएगा कितना, ये 47 आपको देखने को मिलेगा। तो यार मैं कह सकता हूं कि एल वाला कथन भी क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। अब जहां तक बात है निगेटिव वाले की, निगेटिव वाले में जहां पर यहाँ पर क्या होता है भाई, आपके पास माइनस होता है, वहां पर क्या होगा, जुड़ने लगेगा। एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब यदि पूछ दिया जाए तो फार्मूला होता है a क्यूब प्लस 3a हो जाता है। आपको पता है a का मान 3 है तो 3 का क्यूब है ना, प्लस 3 इंटू 3 कर देंगे तो 3 का क्यूब 27, और 27 और 9 कितना हो जाएगा, जुड़कर 36 होगा, न कि 18। तो ये वाला कथन क्या होगा दोस्तों, मेरा गलत हो जाएगा। तो हमने क्या क्या देखे यहाँ पर, कौन कौन सही है, एक तो जे एल और एम, जे एल और एम, ऑप्शन नंबर जो सी होगा दोस्तों ये मेरा यहाँ पर क्या होगा, एकदम करेक्ट आंसर होने वाला है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट निर्देश दिया गया है, ध्यान समझना। निर्देश नीचे दिए गए कथन एस और कारण आर के लिए सही विकल्प आपको क्या है, चुनकर बताना था। अभी कथन क्या है, ध्यान समझना। अर्धवृत्त में बना कोण हमेशा समकोण होता है। यदि मान लो मैं एक सर्कल बनाना चाहूं दोस्तों, ध्यान समझना, ये मेरे पास एक सर्कल है। अर्धवृत्त मतलब क्या होता है, आधा वृत्त, मतलब ए और बी जो लाइन होगा ये बिल्कुल व्यासी होगा, तभी मैं इसको बोलूंगा अर्धवृत्त। ऊपर वाला आधा वृत्त और नीचे वाला आधा वृत्त। अब मान लो कोई भी साइड, मान लो मैं ट्रायंगल बनाना चाहूं, एक कोण बनाना चाहूंगी इस प्रकार, तो ये कोण यहाँ पर बोला गया है समकोण होता है क्या, तो इसको प्रूफ कर देते हैं भाई। चलो ध्यान समझना, ये मैंने बना लिया क्या, एक अर्धवृत्त, ठीक है, इस प्रकार से, और ऊपर साइड में क्या ले लेता हूं, एक ट्राइंगल बना लेता हूं इस प्रकार से। चलो ये ट्राइंगल बना ले, ध्यान समझना। और मैं चाहता हूं ये मान लो उसका सेंटर होगा, तो एक लाइन खींच लेता हूं यहाँ पर मैं कुछ इस प्रकार से, ये ध्यान समझना दोस्तों मेरी बात। एक चीज बताओ दोस्तों, यदि ये केंद्र है इस वृत्त का तो ये त्रिज्या होगा कि नहीं होगा, ये त्रिज्या होगा कि नहीं भाई, ये भी होगा, और ये वाला त्रिज्या होगा कि नहीं होगा। क्लियर है। अब एक चीज बताओ, यदि मैं ध्यान से देखूं ये वाले ट्रायंगल पर जोर डालूं ये वाले पर, तो आप कहोगे कि इसके दो भुजा आपस में बराबर है, तो इसके सम्मुख कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो मैंने कहा ये थीटा डिग्री का कोण होगा, तो ये वाला कोण भी कितने का होगा, थीटा का होगा। फिर आप कहोगे यदि ये वाले ट्रायंगल की बात करूं तो भाई इसके भी दो भुजा आपस में क्या है, बराबर है, मतलब समद्विबाहु त्रिभुज है, और समद्विबाहु त्रिभुज है तो इनके सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होंगे। तो मैंने कहा ये यदि अल्फा डिग्री का कोण बनाएगा तो यहाँ पर बना कोण भी अल्फा का होगा। तो आप एक चीज देखें कि यहाँ पर टोटल कितने डिग्री का कोण बन गया, तो आप कहोगे फिर तो थीटा प्लस अल्फा डिग्री का कोण बन गया, बना भाई। अब मैंने एक चीज कहा कि एक बाह्य कोण होता है कोई भी ट्रायंगल में, मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान समझना, यदि इस प्रकार है तो ये वाला जो कोण होता है ये बाह्य कोण कहलाता है, और बाह्य कोण अंदर के दो कोणों के क्या होता है, बराबर होता है। तो थीटा और अल्फा के योग के बराबर क्या होगा, ये बाह्य कोण होगा। तो एक चीज बताओ, यहाँ पर थीटा और थीटा ये बाह्य कोण के लिए क्या करेगा, 2 थीटा का काम करेगा, यहाँ पर 2 थीटा का कोण बनेगा। यहाँ पर अल्फा अल्फा, तो यहाँ पर कितना कोण बन गया, तो मैंने कहा 2 अल्फा। अब एक चीज बताओ, एक सरल रेखा में कौन कौन सा कोण बन गया सरल रेखा में, तो आप कहोगे एक बार 2 थीटा और एक बार बन गया भाई 2 अल्फा। मेरे प्यारे दोस्तों एक सरल रेखा जो होता है पूरा 180 डिग्री का कोण बनाता है, आपको पता है। मतलब मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर 2 को कॉमन निकाल दिया जाए तो थीटा प्लस अल्फा का मान जो होगा ये पूरा 180 के बराबर होगा। मतलब थीटा प्लस अल्फा का मान किसके बराबर हो जाएगा, तो आप कहोगे भाई 90 डिग्री के बराबर होगा। क्लियर है। मतलब मैं 100% कह सकता हूं कि अर्धवृत्त में बना हुआ कोण क्या होता है, समकोण होता है, इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं है। अभी कथन मेरा क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। फिर कारण ध्यान से देखना, कारण को केंद्र से त्रिज्या द्वारा स्पर्श पर डाला गया लंब हमेशा समकोण होता है, ये बोला गया है। ठीक है।
ध्यान समझना, मान लो एक हमारे पास सर्कल है, स्पर्श रेखा क्या होता है, इस प्रकार से वृत्त को टच करता हुआ यदि कोई रेखा खींच दिया जाए तो इसको बोलते हैं स्पर्श रेखा। ये हमारे पास केंद्र होगा। अब बोला गया है कि केंद्र से स्पर्श रेखा पर डाला गया जो लंब होता है कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, ये बोला गया है। तो मैंने कहा मान लो मेरे पास ये O है और ये A पॉइंट है, तो इसकी अपनी कुछ लंबाई होगी भाई, मैंने कहा x लंबाई होगी। मान लो इसी को मैं थोड़ा सा दूर फेंकने की कोशिश करूं, इस प्रकार से यहां लाइन डाल देता मान लो ऐसे, तो ये क्या होता, तो आप कहोगे x प्लस वाई के बराबर होता है इसकी लंबाई। फिर यदि मान लो मैं एक और लाइन डालना चाहता इस प्रकार से यहां तक, तो आप कहते फिर तो ये x प्लस वाई के साथ साथ एक और लेंथ आ जाता z। मतलब मैंने एक चीज नोट किया कि जैसे जैसे मैं केंद्र से स्पर्श रेखा की दूरी तक टच करा रहा हूं तो लेंथ क्या हो रहा है, इस लेंथ की अपेक्षा ज्यादा लेंथ इसका है और इसके अपेक्षा ज्यादा लेंथ इसका है, तो लंबाई वैसे वैसे बढ़ रहा है। एक चीज बताओ दोस्तों, लंब मतलब क्या होता है, कालम भाई, सीधा खड़ा होना। तो सबसे मिनिमम डिस्टेंस कब देखने को मिलेगा, जब कोई वस्तु सीधा होगा। और मिनिमम डिस्टेंस हमारे पास केवल तभी पॉसिबल हो सकता है जब हम सीधा उसमें लंब डालेंगे। मतलब मैं कह सकता हूं कि ये जो लंब होगा ये 100% 90 डिग्री का कोण बनाएगा, तो कान भी यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, करेक्ट होगा। क्लियर है भाई। लेकिन एक चीज बताओ, वो अर्धवृत्त के बारे में है और ये स्पर्श रेखा के बारे में है, तो ये सही व्याख्या तो नहीं कर रहा है यार। तो मैं कहूंगा दोनों तो सही हैं लेकिन उसका सही व्याख्या नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा दोस्तों, ये मेरा क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। क्लियर है भाई, आगे बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल, फिर ये गजब के सवाल है, ये एग्जाम ओरिएंटेड सवाल है, ठीक है। पूछेगा तो ऐसे सवाल आपके एग्जाम में पूछेगा, इतना तो मान लो भाई, जितने भी सवाल करा रहा हूं सबके सब मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। एक ही धरातल में समांतर रेखाओं के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करके आपको बताना था। ध्यान समझना क्या है, यदि दो रेखाएं L2 और L3, तीसरी रेखा L1 के समांतर है बोला गया है। मान लो मैंने पहले कथन के हिसाब से मैंने लिखा, मान लेते हैं एक रेखा L2 जो है और एक रेखा है L3, ये तीसरी रेखा के समानांतर है, मतलब L1 के समानांतर है बोला गया इस प्रकार से, ठीक है। L2 और L3 जो है दोनों इसके क्या है, पैरेलल है, ठीक है, इसके पैरेलल है L1 के 3। तो फिर बोला गया तो क्या L2 और L3 परस्पर समानांतर होंगे, बिल्कुल होंगे भाई। यदि दोनों रेखाएं L2 और L3 यदि L1 के पैरेलल हो सकते हैं तो ये दोनों आपस में पैरेलल क्यों नहीं होंगे, तो मैं कहूंगा कि ये तीनों के तीनों आपस में पैरेलल होंगे, तभी ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि L2 भी L1 के पैरेलल हो और L3 भी यदि L1 के पैरेलल हो, इसका मतलब L2 और L3 भी आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। मतलब मैं कह सकता हूं कि ये पहला वाला जो कथन होगा दोस्तों एकदम करेक्ट होगा। क्लियर है, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि L2 पैरेलल होगा यदि L1 के, फिर L3 पैरेलल होगा यदि मान लो L1 के, तो मैं 100% कह सकता हूं, तो फिर तो L2 भी पैरेलल होगा यहां पर L1 के। क्लियर है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। फिर दूसरा कथन ध्यान से देखना, ध्यान समझिएगा, यदि दो रेखाएं L2 और L3, तीसरी रेखा L1 पर लंब है बोला गया है। चलो भाई मैं इस प्रकार से, ये मेरे लिए एक लाइन है L1, ठीक है, और यहां पर बोला गया है L2। चलो एक रेखा है हमारे पास L2 ऐसे, ठीक है, 90 डिग्री लंब, मतलब क्या होगा 90 डिग्री। ये मेरे पास L2 है और एक और रेखा ये भी 90 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है, 90 डिग्री का, और ये मेरे पास L3 है, ठीक है। अब दोनों 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो बोला गया है लंब है, तो L2 और L3 आपस में समानांतर होंगे क्या, तो मैं एक चीज कहूंगा दोस्तों, ध्यान समझना, यदि मैंने कहा कि भाई L1 जो है, सॉरी ऐसे लिख सकते हैं हम कि भाई मान लो L2 लंब है आपके पास L1 के, और मैं कहूंगा कि L3 भी लंब है, मान लेते हैं L1 के, तो 100% मैं कह सकता हूं कि L2 और L1 जो होगा, सॉरी L3 जो होगा आपस में क्या होंगे, पैरेलल। कैसे नहीं होंगे भाई, उसको तो पैरेलल होना पड़ेगा, ये दोनों लाइन पैरेलल होंगे तभी तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर दूसरा वाला कथन भी मेरा क्या होगा, एकदम सटीक होगा। फिर लास्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखिएगा क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, यदि L1 और L2 के बीच का न्यून कोण L1 और L3 के बीच के न्यून कोण के बराबर है। क्या बोला गया है, L1 यहां पर है L2 के और L1 यहां पर L3 के। मतलब मान लो एक रेखा खींच दिया मैं इस प्रकार से, L1 जगह छोटा तो नहीं होगा ना, चलो छोटा वो कर लेते हैं, इतने में आ जाएगा ना, समझ दिख रहा ना भाई, ठीक है।
मान लो मैंने कहा कि मेरे पास एक लाइन है L1, ध्यान समझना, ठीक है, ध्यान समझना। अब मैंने कहा न्यून कोण है, न्यून कोण है कहने का मतलब कौन, L2। तो एक लाइन खींच दिया इस प्रकार से, यहाँ पर बना हुआ कोण है, ये मेरे पास कौन है, L2 है, और यहाँ पर न्यून कोण है, मान लो तो मैं 60 डिग्री का कोण, और 60 डिग्री का कोण क्या होता है, न्यून कोण होता है भाई। तो मैंने कहा L1 और L2 एक दूसरे के साथ क्या हुआ, न्यून कोण बनाया। तो उसी प्रकार फिर बोल रहा है कि L1 जो है वो L3 के बीच भी कितना, न्यून कोण के बराबर होना चाहिए सेम। तो ये तभी पॉसिबल हो सकता है मेरे प्यारे दोस्तों, यदि यहाँ पर 60 डिग्री का कोण हो और यहाँ पर भी यदि मैं 60 डिग्री का कोण बनाना चाहूं, इस प्रकार से यदि बनना चाहे 60 डिग्री का L3 को, है ना, तो मैं 100% कर सकता हूँ कि ये दोनों लाइनों को आपस में क्या होना पड़ेगा, पैरेलल होना पड़ेगा, तभी ऐसा पॉसिबल है। मतलब मेरे लिए L3 वाला जो ऑप्शन है ये भी क्या होगा, करेक्ट होगा। तो मैं 100% कह सकता हूं कि ए वाला जो आपके पास ऑप्शन होगा, ये तीनों के तीनों जो कथन होंगे दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, सटीक हो जाएगा। क्लियर है भाई, आगे बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल फिर, दो रेलगाड़ी एक ही जगह से एक साथ चलना प्रारंभ करता है यदि उन दोनों की चाल क्रमशः 20 मीटर प्रति सेकेंड और 72 किलोमीटर प्रति आवर हो तो निम्न कथनों में सही कथन को आपको चुनकर बताना था। मान लेते हैं भाई कि दो रेलगाड़ी एक ही जगह से बोला गया है, ए से बी तक मान लो जाना है, ध्यान समझना, ए से बी तक जाना है, लेकिन इनके चाल अलग अलग दिए गए हैं। मैंने कहा एक की चाल दिया गया है, एक रेलगाड़ी की चाल दिया गया है यहाँ पर 20 मीटर पर सेकेंड, और एक की चाल दिया गया है 72 किलोमीटर प्रति आवर, ये दिया गया है भाई, ठीक है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना, ये 7 है ना, नांग जैसा दिख रहा था, है ना। अब हम कहेंगे ये किलोमीटर में है, मीटर में है, तो मेरा काम ये रहेगा कि भाई मैं इसको क्या कर लेता हूँ, किलोमीटर में बदल लेता हूँ। किलोमीटर में बदलने के लिए 18/5 से गुणा करना पड़ता है, 5 एकम 5, 5 चौके 20 और 8 चौके 72। मतलब मैं एक चीज नोट किया मेरे प्यारे दोस्तों कि दोनों के जो चाल है वो सेम है, दोनों की चाल कैसे है, सेम है, दिख रहा है भाई। तो हमारे पास पहला कथन है दोनों समान समय पर अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे। बिल्कुल भाई, यदि मान लो ए और बी तक ही जाना है ना, और दोनों एक समय में निकलेंगे और एक जैसे चाल से निकलेंगे तो कैसे एक ही टाइम में नहीं पहुंचेंगे। मतलब जे वाला जो कथन होगा दोस्तों एक तो एकदम करेक्ट होगा। फिर दोनों की चाल समान होगा, हमने देखे कि पहले वाले ट्रेन की भी चाल 72 और दूसरे वाले ट्रेन की भी चाल 72, मतलब यहाँ पर के वाला कथन भी क्या होगा, करेक्ट होगा। कुल समय 5 घंटा का होगा। एक चीज बताओ ना, तो मेरे पास यहाँ पर दूरी है ना, दूरी होता तो चलो मैं निकाल लेता कितना समय लगेगा, लेकिन यहाँ पर दूरी है ही नहीं, और जब दूरी नहीं है केवल चाल के हिसाब से मैं कैसे समय का निर्धारण कर सकता हूं, तो एल वाला कथन तो मेरा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। फिर कुल दूरी 360 है, जब समय ही नहीं है तो मैं दूरी कैसे निर्धारित कर सकता हूं, तो यहाँ पर एम वाला है ना, एल और एन दोनों कथन क्या होगा, गलत हो जाएगा। यदि यहाँ पर कोई दो डेटा दिया रहता तो मैं तीसरा डेटा निकाल पाता, लेकिन दो डेटा नहीं दिया, केवल एक डेटा के अकॉर्डिंग हम दो अन्य डेटा को ज्ञात नहीं कर सकते, ये पॉसिबल नहीं है। हो सकता है दूरी कुछ भी हो, है ना, कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। क्लियर है? तो इसलिए क्या होंगे, मान्य नहीं माने जाएंगे कि कुल 5 घंटा का समय, है ना। हाँ भाई, लेकिन मान लो एक दृष्टि से देखा जाए कि भाई 5 घंटे 72 के हिसाब से चले तो 360 किलोमीटर दूरी चला भी जाता है ना, लेकिन एकदम सार्थक नहीं होगा इस सवाल के लिए। इस सवाल के लिए सार्थक नहीं होगा कि कथन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हम केवल ऊपर वाले दो कथन को ही मानेंगे, जे और के को। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आज के क्लास को यहीं रोकते हैं, है ना, थोड़ा हेल्थ इशू है अभी, तो आज इतना ही पढ़ते हैं। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में नए सवालों के साथ फिर मिलने वाला हूं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, क्लियर है? धन्यवाद।